हमें स्पेशल स्टेटस, अपना स्टेटहुड वापस चाहिए। और उसके अलावा 370 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया, हम क्या बोलने वाले हैं? कम से कम हमें 1% डिस्ट्रिक्ट को जो दिया जाता था प्रॉफिट के हिसाब में, वो भी कहीं नजर नहीं आता। अगर हमें 1% या 2% देंगे तो हमारी चुनाव वैली को फिर भी लिस्ट तो हमने बना ली। करना क्या क्या है, देख रहे हैं ना हम कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं ये सामान खरीदने के लिए पैसा उनकी तरफ से हमारे उमर साहब सीएम साहब लड़ रहे हैं, वो खुद सेंटर से बात करेंगे। डेली वेजेस को बात करने की जरूरत नहीं। ये डेली वेजेस का जो मुद्दा है हमारे सीएम साहब के दिल में है, ये इसके लिए पैनिक है कि मैं इन्हें ये करना है और वो करके। तो डेली वेजेस को इस समय केंद्र सरकार के दरवाजे खटखटाने चाहिए, बजाय इसके कि उमर अब्दुल्ला या आप लोगों को खरी खोटी सुनाई दे। हमारी चुनाव वैली को कम से कम 6 प्रोजेक्ट में से अभी जो 3 प्रोजेक्ट जो तैयार होने वाले साल 1.5 साल के अंदर 3000 मेगावाट बिजली उनमें है, 3014 मेगावाट। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि आज मार्टर्स डे की छुट्टी को बहाल करने के लिए एक बार फिर से आवाज बुलंद कर दी गई और उसके बाद वॉकआउट कर दिया गया भाजपा के तमाम विधायकों की तरफ से। मेरे साथ प्यारेलाल जी हैं जो एमएलए हैं और साथ ही साथ ये उस समय वहां पर मौजूद थे। क्या कारण रहे और क्या वॉकआउट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इन्हीं से जानते हैं। प्यारेलाल जी, सबसे पहले ये जो बजट सत्र चल रहा है, शुरुआत जो है हो गई है, उम्मीद थी हंगामा होगा आज? देखिए, इस बजट सेशन में जिस सेशन में हंगामा नहीं हो वो बजट सेशन मजा नहीं आता है। इसलिए हंगामा बहुत जरूरी है, आपस में बहस जरूरी है, सारे मुद्दे, लेकिन बहस या हंगामा जायज होना चाहिए। हमने ऐसी कोई बात ऐवान में नहीं कहनी है जो किसी के जमीर को, किसी के दिल को या किसी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाए। तो ऐसा कुछ अपोजिशन ने बात बोल दी, एलओपी साहब को निकल गया कि ये नहीं था, वो नहीं थे, वो शहीद नहीं थे। मैं कहता हूं जो लोगों के हित में काम करे, जो लोगों के बारे में सोचे, जो लोगों को एक राहत दे, वो भी एक शहीद कहलाए। अच्छा काम करने वाला हर बशर को मैं ये कहता हूं कि शहीद कहलाया जाए। क्या मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के लिहाज से, आप क्या मानते हैं कि वो जो छुट्टी जो अभी बहाल करने की मांग की जा रही है पीडीपी के वहीद परा की तरफ से, वो जायज है या नहीं जायज? पर्सनल ओपिनियन क्या है? 100% जायज है। छुट्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक शख्सियत रही है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में अगर कोई हिंदुस्तानी था वो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, जिसके पार्टी ने, जिसके वर्करों ने कबाइलों पे हमला किया है, वापस कबाइलों को मरवाया है और हिंदुस्तान के साथ हिलाक किया है। आप उसको शहीद नहीं कहो। लेकिन यहाँ पर ट्रेटर्स कहा जा रहा है, यानी कि वो लोग जो ट्रेटिंग में पूरी तरह से मुलव्विस होते हैं, वो कह रहे हैं कि वो मार्टर नहीं है, ट्रेटर है। जिस तरह से मार्टर डे को लेकर हुआ, तो आप कितने सहमत हैं? मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं डिसएग्री। कारण क्या रहे? कारण रहे इसने कि किस तरीके के अल्फाज हैं ये। आप मानिए कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो किया है, जो हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए किया है, वो कोई न करेगा, ना किसी ने किया। आप वो कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह के जो विरोधी थे, उसी के लिहाज से आप उनको शहीद बोल रहे हैं, जो उनका विरोध दर्ज कर रहे थे। ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मोदी का भारत है और इस भारत में नेहरू की सोच नहीं चलेगी। कांग्रेस वाले थे और उस समय ये ट्रेटर या इस समय इस तरह की मार्टर डे की छुट्टी की बात होती थी, अब नहीं चलेगा, ये बदल चुका है। खैर, कब तक बदलेगा? जिस महात्मा गांधी ने, जिस बापू ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, पूरे खानदान ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी तक कुर्बानी लगी, तो उसको हम शहीद नहीं कहेंगे। लेकिन आपके साथ आपको ऐसा नहीं लगता है कि चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी नेता, हल्का सा भी बॉर्डर पार या पाकिस्तान की बात कर देता है, वो जी का जंजाल बन जाता है? सैफुल्ला मीर ने भी कल जिस तरह से अपने इलाके की बात की कि केरन का, मेरे हिस्से का जो इलाका है वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन सामने के हिस्से का, बॉर्डर पार का जो इलाका है वो ज्यादा बेहतर है, इस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। खैर, मैं तो गया नहीं हूँ, वो बेटर जानते हैं, वो वहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, चुन के नुमाइंदे आए हुए, तो उनका जो इलाका है मैंने देखा नहीं। जो कहा होगा उसने हकीकत तो कही होगी, ऐवान में तो कोई गलत नहीं बोलेगा। अभी क्या लगता है, जम्मू कश्मीर का भविष्य उमर अब्दुल्ला के हाथ में है, युवाओं के लिहाज से क्या आपके पास रोड मैप है कि आप आगे बढ़ने वाले? सबसे पहला हमारा रोड मैप है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले, जो हमने लोगों से वादे किए हैं। बेरोजगारी, उसके डेली वेजेस का मसला, जो भी मसाइल हमने वादे किए हैं, 200 यूनिट तक बिजली फ्री का दिया है, 12 सिलेंडर गैस के डबल राशन देने का वादा, हम एक एक वादा पूरा करें। लेकिन आपको ये नहीं पता था प्यारेलाल जी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि स्टेटहुड की बात बाद में करते हैं, चुनाव तो हम यूटी में ही लड़ रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब आपको पता था कि यूटी के ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे, आपने लीडर भी चुन लिया था, तो वादे आपने यूटी के लिहाज से नहीं किए, वादे आपने स्टेट के लिहाज से किए, पूरी तरह से अब केंद्र पर निर्भर हो गए। कब तक स्टेट नहीं मिलेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है हमारे यहाँ हिंदुस्तान का, तो उसने डायरेक्शन दी है कि कब दोगे, और हम भी इंतजार कर रहे हैं
नहीं तो हम भी वहीं गुहार लगाएंगे। फिर स्टेट की वजह से तो नहीं है कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों से नजदीकियां बढ़ रही हैं कि स्टेटहुड मिल जाए वापस? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली हमारे सीएम, ऑनरेबल सीएम साहब जो हैं वो मिलजुल के स्टेट को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट में डेवलपमेंट हो, कंट्रोवर्सी ना रहे। देखिए, जो नुमाइंदा चुन के आता है वो अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए आता है, वो सरकार का हिस्सा हो या अपोजिशन का हिस्सा हो। सरकार ने तो काम करनी है, अपोजिशन के हो या अपने जो सरकार के हिस्से के एमएलए हो, सत्ता पक्ष हो, काम तो सबके होने हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होने हैं। तो देर किस चीज का है? हाँ, वो उस पार बैठे होते हैं, हम इस पार बैठे होते हैं। कह रही है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये एक्सटेंशन हो गई, लग रहा है कि भाजपा का ही एक पार्ट बन गया है, भाजपा ने ही अपनी विचारधारा ओवरलैप कर दी है। सजाद लोन भी वॉकआउट कर देते हैं, सजाद लोन 370-35 पे चर्चा चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने 370 अपने मैनिफेस्टो में रखा था, लेकिन वो 370 पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप स्पेशल स्टेटस का राग क्यों ला? हमने नहीं रखा था, हमने स्टेटहुड रखा है, स्पेशल स्टेटस रखा है। लेकिन वोट तो 370 के नाम। नहीं, हमने कहा है स्टेटहुड वापस लाएंगे। हमने कहा स्टेटहुड वापस लाएंगे। स्पेशल स्टेटस जो 11 स्टेटों में पूरे हिंदुस्तान में है, जो हिमाचल में है, वो हमारा हक भी है और वो हमें मिलकर रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है ये पीडीपी हो, सजाद लोन हो या फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के जिस सिंह जी ने रशीद के भाई वो एमएलए आपके साथी हैं, ये सभी घेर रहे हैं ऑपोजिशन का? भाजपा से ज्यादा रोल तो ये निभा रहे हैं क्योंकि कश्मीर खित्ते में ही ज्यादातर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले हैं। देखिए, ये देन किसकी आज यूटी? ये तो पीडीपी की देन है। उन्होंने ही तो सरकार बनाई बीजेपी के साथ, उन्होंने ही तो दरवाजे खोले यूटी बनाने के, दफा 370 तोड़ने के। आज क्या चला रहे हैं वो? ये तो उनका काम है। तब तो उनके गोद में बैठ के इन्होंने काम किया, अब क्या हमारी अपोजिशन कर रहे हैं? हमने स्टेट वापस लेने का जो प्रपोजल पहले ही बिल पास किया है, हमने भेजा है और हमें पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे गौर करेगी और जल्द अज जल्द हमें। आपने आज स्पष्ट कर दिया 370 पर कोई चर्चा नहीं, स्टेटहुड पर चर्चा, स्पेशल स्टेटस पर चर्चा आपकी तरफ से। हमने तो यही कहा है कि हमें स्पेशल स्टेटस, अपना स्टेटहुड वापस चाहिए और उसके अलावा 370 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट किया, हम क्या बोलने वाले हैं? यानी तो वो गलती होगी ना सर, मैनिफेस्टो वाली नहीं रखना चाहिए था वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट, देखिए आपने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि इस पर ये पत्थर की लकीर है, लक्ष्मण रेखा है, आगे जाकर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अब आप ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वो गलती होगी, 370 के नाम पर वोट लिए, लेकिन अब हम स्टेटहुड भी चाहते हैं क्योंकि हमें वादे पूरे करने हैं और स्पेशल स्टेटस जिस तरह से स्थानीय लोगों के रोजगार या जमीनों के बचाव। देखिए, पहले स्टेटहुड तो मिले, दफा 370 के लिए लड़ाई, आगे लड़ाई, यही सरकार नहीं रहने वाली है। सरकार आती है जाती है, तो कोई भी सरकार ऐसी भी आएगी जिनको ये सोच होगी कि दफा 370 से जम्मू कश्मीर को कितना बेनिफिट था, तो उसकी लड़ाई तो बाद में, पहले तो स्टेट मिले। आपको स्टेट चाहिए, लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए, कब तक मिलेगी सर? आने वाले इस बजट में आपको थोड़ी सी वो बुनियाद दिखेगी जो हमने लोगों के साथ वादे किए। तो गैस सिलेंडर या राशन महिलाओं के लिए आप फ्री व्यवस्था करने वाले थे ट्रैवलिंग के लिए, मुझे याद है, तो वो कब तक मिलने वाले? बहुत जल्द मिलेंगे। जल्दी। लेकिन आपकी मुस्कुराहट कुछ और ही कहिए, मन की बात बताओ सर आप। बिल्कुल मुस्कुराहट बहुत जल्दी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। लेकिन पहले स्टेट जो यूटी हमारी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जीपी जो देने के लिए पैसे नहीं है। 800 करोड़ ट्रेजरी लेस में चल रही है, फिर भी कहीं हमारे उमर साहब ने वहां जाके, दिल्ली से जाके स्पेशल पैकेज 500 करोड़ रुपए का लाया है, जिसमें आप 300 करोड़ और माइनस में ट्रेजरी चल रही है। तो ये हालात, ये थोड़ा सा फाइनेंशियली ठीक हो जाएंगे और सब कुछ मिलेगा। ये तो राजनीति की बात हुई, अब आपकी बात करते हैं। आपकी तरफ से जो पहल होने वाली है, क्या होने वाली है? कोई स्पेशल रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के किसी एक ऐसे वर्ग के लिए जो बरसों से अन्याय झेल रहे? क्योंकि हमें जानकारी मिली कि वोकेशनल टीचर्स की आवाज बनने वाली है। सबसे पहला मेरा रेजोल्यूशन है कि हमारे चिनाब वैली में 6 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उनमें से हमारी चिनाब वैली को 1 रुपए का फायदा नहीं। तो हमारी चिनाब वैली को कम से कम 6 प्रोजेक्ट में से, अभी जो 3 प्रोजेक्ट जो तैयार होने वाले साल 1.5 साल के अंदर 3000 मेगावाट बिजली उनमें है, 3014 मेगावाट। तो कम से कम हमें 1% डिस्ट्रिक्ट को जो दिया जाता था प्रॉफिट हिसाब में, वो भी कहीं नजर नहीं आता। अगर हमें 1% या 2% देंगे तो हमारी चिनाब वैली को फिर बिजली मिलेगी। तो एक रेजोल्यूशन ये लाया मैंने, हाँ, बिजली का। दूसरा रेजोल्यूशन मेरा ये है कि जो वोकेशनल टीचर है उनको आउटसोर्स के थ्रू क्यों लगाया जाता है, इनको डायरेक्ट लगाइए और इनको परमानेंट करने की पॉलिसी बनाइए, जॉब पॉलिसी बनाइए। और बाकी जो डेली वेजर हैं, डेली वेजरों को किस स्कीम के तहत परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइजेशन दायरे में लाया जाए। और आने वाले जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके लिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, पोस्टें तो वैकेंट है सारी,
सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, सरकार को चाहिए नीड बेसिस पे एक पॉलिसी बनानी कि हाँ इस सेक्टर में हम 10 साल डेली वेजेस रखेंगे और 10 साल के बाद इनको परमानेंट करेंगे। 12 साल के हमारे बच्चे, हाँ इतने समय के बाद इतना होना लाजमी है। और ऐसा नहीं कि हाँ आपको 5 साल नौकरी देंगे, 5 साल के बाद बाहर निकालेंगे, तो उस बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है। वो नहीं तो वो क्यों करेगा नौकरी इसलिए करता है कि मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर नौकरी से रहे। तो ये पॉलिसियां गवर्नमेंट को लानी। 10 तारीख को डेली वेजर्स एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं पीएचई के, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है जो डेली वेजर्स की जिनके साथ में काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, उनको कोई संदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिहाज से, क्योंकि 10 तारीख को रोजे भी चल रहे हैं, रमजान भी है, वो कह रहे हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जो है प्रदर्शन कीजिए और सरकार को ये सचेत कीजिए कि अपने वादे पूरे किए जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई संदेश आपकी तरफ से? हमारी तरफ से मैं पर्सनली बोलूं कि डेली वेजर्स को इतने साल हो गए, इतनी लड़ाई लड़ी, संघर्ष करते हुए। हमारे सीएम साहब ने, उमर साहब ने इलेक्शन में वादे किए हैं डेली वेजर्स के कि मैं इनका कुछ न कुछ हाल जरूर निकालूंगा। उनको चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा मौका दे। कितना समय चाहिए सर? अभी तो 3 महीने हो गए, 3-4 कहते हैं ये तो तारीख पे तारीख वाला काम हो गया ना, ये तारीखें बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, रिटायरमेंट के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और डेली वेजर एक ऐसा तबका है जो रिटायर भी हो जाता है, साथ कुछ लेके नहीं जाता है, वो महज 9,000 की सैलरी, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो कितना समय सर आपको चाहिए और शुरुआत कहाँ से, पहल कहाँ से होगी, कितने महीने के बाद सर? 5 साल की सरकार है। आप किसी नए घर में जाते हो, कितना टाइम लगता है आपको सेट करने में कि यहाँ ये चीज है, यहाँ टीवी चाहिए था, यहाँ ये चाहिए था, यहाँ ये चाहिए था। फिर आपने उसके लिए फाइनेंशियली भी देखना है कि अगर मैं यहाँ ये चीज घर में ला रही हूँ, क्या इसके लिए मेरे पास पैसे हैं, नहीं है। पहले तो आप पैसे का इंतजाम करोगी ना, फिर वो चीज घर में लाओगी। लेकिन जैसे इसी बात में मैं काउंटर करती हूँ, जैसे आपने घर की बात की, आपने जो मैनिफेस्टो बनाया, आपने 1 लाख डेली वेजर जिस तरह से आंकड़ा था आपके मैनिफेस्टो में, आपने वो पूरी चर्चा की है कि इतने डेली वेजर्स हैं, ये ऑनलाइन हुए, ये नहीं हुए, इनका ये सिस्टम है, आपके पास आंकड़ा है, तभी तो मैनिफेस्टो में आया। आपने बजट बना लिया सर? बिल्कुल, यही तो मैंने जैसे घर की बात की, लिस्ट तो हमने बना ली, करना क्या क्या है। हाँ, वो तो देख रहे हैं ना हम कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं ये सामान खरीदने के लिए मैं मानू ना, ये निर्भरता जो है, ये जो पैसे की फंडिंग का मसला है, फाइनेंस का मसला है, पूरा केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो डेली वेजर्स को इस समय केंद्र सरकार के दरवाजे खटखटाने चाहिए, बजाय इसके कि उमर अब्दुल्ला या आप लोगों को खरी खोटी सुनाई जाती। नहीं, उनकी तरफ से हमारे उमर साहब, सीएम साहब लड़ रहे हैं, वो खुद सेंटर से बात करेंगे। डेली वेजेस को बात करने की जरूरत नहीं। ये डेली वेजेस का जो मुद्दा है हमारे सीएम साहब के दिल में है, ये इसके लिए पैनिक है कि मैं इन्हें ये करना है और वो करके रहें। देखिए, डेली वेजेस जो है सीएम साहब के दिल के बहुत करीब है। ये एक ऐसे विधायक है प्यारे लाल जी, जिन्होंने सामाजिक जीवन में जिस तरह से जो भी घटनाएं घटित होती हैं, या जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर एक महिला की वीडियो वायरल हुई, उसकी आवाज इन्होंने सदन में बुलंद की। यानी कि आप मान सकते हैं कि ये एक इमोशनल फिगर भी है, भावनात्मक रिश्ता भी रखते हैं समाज के साथ, जनता के साथ, और एक जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं कि जो वादे किए हैं उसकी जवाबदेही लोग मांगेंगे, और जब एक कुर्सी पर बिठाया गया है तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल ये कहना है डेली वेजर्स को केंद्र सरकार की ओर नजरें अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुख्यमंत्री चुना है, आपने सत्ता के लिए एक नेता को चुना है, वो नेता ही काफी है आपकी आवाज बुलंद करने के लिए।